बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा कर दिया गया और जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा किया गया है। ये वो हुकूमत है जो बार बार तनकीद करती थी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ये पैसा आवाम की नहीं हुक्मरानों की जेब में चला जाता है। इसी तरीके से बिजली के निर्खों और गैस की निर्खों में इजाफे पर सरापा एहतजाज हुआ करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सड़कों पर आती थी और एहतजाज करते हुए ये कहती थी कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर इतने टैक्स लेती है कि गरीब आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता। जब उनकी हुकूमत आएगी ये सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। गोया असद उमर साहब जो इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं वो ये इंदिया और ये खुशखबरी दिया करते थे कि 46 रुपये में पेट्रोलियम मसनूआत आवाम को दी जानी चाहिए, लेकिन अब क्या सूरत हाल है ये सब कुछ आपके सामने है। और वो जो सड़कों पर PTI अपने अजीब व गरीब नारे लगाया करती थी, IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे, टैक्सेस जो बेतहाशा है उसमें कमी की जाएगी, लेकिन अब टैक्सेस में भी इजाफा किया जा रहा है और IMF की सारी शराइत मानी जा रही हैं। डॉलर 140 के करीब पहुंच गया और अभी यह भी कहा जा रहा है कि शायद डॉलर की कीमत मजीद ऊपर जा सकती है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि IMF के साथ फाइनल मुज़ाकरात से पहले पहले तमाम शराइत मान ली जाएँ, जिसके बाद अवाम को एक और धोखा दिया जाए और ये कहा जाए कि हमने IMF की आंखों में आंखें डालकर बात की है, क्योंकि हुकूमत का वतीरा ही यही है। महंगाई होती है, टैक्सेस में इजाफा होता है, बिजली की कीमत बढ़ती है या गैस की कीमत बढ़ती है तो ये कहा जाता है कि सब कुछ साबिक हुक्मरानों का किया धरा है। साबिक हुक्मरानों पर डालकर मुसलसल महंगाई में इजाफा किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और वर्ल्ड बैंक ने भी तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है उसमें 17% तक इजाफा हो चुका है। लेकिन हुक्मरान सारा कुछ ये कहकर टाल देते हैं कि ये सब कुछ साबिक हुकूमतों का किया धरा है और हुक्मरानों की बात मानने वाले भी ये बहस करते हुए दिखाई देते हैं कि माजी की हुकूमतें इस कदर करप्ट थी या उन्होंने इस कदर तरीके से जो पॉलिसियाँ तरतीब दी जिसके नतीजे में आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर गौर किया जाए कि अगर साबिक हुकूमत ने जो कर्जे लिए अगर वो कर्ज वापस किए जाने थे तो $1 केवल 100 रुपये वापस दिए जाने थे, लेकिन अब अगर 142 या 144 रुपये का डॉलर होगा तो हुकूमत ने आज खुद अपने लिए 44 रुपये इजाफा कर लिया है। इसके साथ साथ हुकूमती कारकर्दगी भी अब आवाम के सामने है। वो जो दावे किए करते थे कि हम किसी सूरत भी महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे, हम बिजली के निरख नहीं बढ़ाएंगे, अब हर रोज़ नई नवीद सुनाई जाती है और फिर ये कहा जाता है कि ये ज़रूरत है। लेकिन माजी में यही लोग आपको सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आते थे। इस वक्त के अरस्तु वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब क्या कहा करते थे जब पेट्रोल के निरख बढ़ते थे, जरा ये सुनिएगा। IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत पर भी वो बढ़ने पर शदीद तनकीद किया करते थे असद उमर साहब हुकूमत पर, नून लीग की उस वक्त हुकूमत थी। जरा असद उमर साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या कहा करते थे, जरा ये भी सुनिएगा। पिछले महीने तक सिर्फ हमें कोई 3.5% अवाम को रिलीफ दिया था। अवाम को यह बयान दिया गया है कि जितनी कीमत बढ़ानी चाहिए थी उससे हमने कम किया, आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस वक्त जो डीजल की कीमत, और डीजल है क्या जी चीज, 18 रुपए लीटर उस टैक्स की वजह से है जो इस मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद लगाया है। अगर सिर्फ वहीं पे वापस ले जाते जहां पे जरदारी साहब छोड़ के गए थे वो भी बहुत टैक्स था। इमरान खान साहब जो इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान हैं वो सड़कों पर कंटेनर पर खड़े होकर अपनी हुकूमत अवाम को अपनी हुकूमत लाने के जब पुकारा करते थे तब वो क्या कहा करते थे कि जब महंगाई की जाती है तो टैक्स जो लोग नहीं देते उसका अजाला ये किया जाता है कि अवाम पर महंगाई करके उनकी जेब से पैसे निकलवाए जाते हैं। हालांकि टैक्स लेकर जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लेकर हुकूमत चलाई जानी चाहिए थी। जरा ये भी सुनिएगा कि इमरान खान साहब क्या कहा करते थे जब महंगाई होती थी। बिजली के ऊपर और गैस के ऊपर जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इससे टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जो डायरेक्ट टैक्स यानी जो पैसे वालों से टैक्स लेते हैं वो थोड़ा 9% से नीचे आ गया है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जो महंगाई करके अवाम पे महंगाई करके कीमतें बढ़ा के जो टैक्स लेना है वो तारीखी बढ़ाया इन्होंने। क्योंकि बांग्लादेश की बिजली कितने की है, हिंदुस्तान के कितने की है और पाकिस्तान की कहाँ पहुँच गई है बिजली और गैस, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। क्यों टैक्सेस लगाते हैं यूटिलिटीज़ के ऊपर?
जिससे कीमतें बढ़ती हैं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती हैं, क्योंकि ये पैसे वाले लोगों से टैक्स नहीं ले सकते। पैसे वाले लोगों से क्यों नहीं टैक्स ले सकते? क्योंकि एफबीआर के ऊपर इन्होंने करप्ट आदमी बैठाया हुआ है अपने टैक्सेस बचाने के लिए। लिहाजा कौन पैसे देता है? अवाम देती है। कैसे? महंगाई। हुकूमत के लिए कोई और चैलेंज हो ना, हुकूमत की कई बातें जो माजी में जब वो अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े होकर अपने इंटरव्यूज़ के दौरान इमरान खान या पीटीआई की लीडरशिप जो कुछ कहा करती थी, ये सब कुछ एक बड़ा चैलेंज के तौर पे मौजूद है। ये सारे वीडियो क्लिप्स मौजूद है, उनकी कई बातें आज उनके सामने आ रही हैं जिस पे वो हुकूमत पर तनकीद किया करते थे, आज वो सारे काम उन्हें करना पड़ रहे हैं। इस सूरत का आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि क्या ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ निकलेगी या अपोजिशन तमाशा देखते रहेगी कि अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना राना अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, जबकि पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके साथ साथ माहिर मईशत मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। पेट्रोलियम मसनूआत में भी आज इजाफा कर दिया गया, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन अपोजिशन बिल्कुल खामोश है। क्या अपोजिशन ने कोई कंप्रोमाइज कर रखा है? देखिए, मैं बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। बहुत ही बुरे हालात हैं और अपोजिशन खामोश नहीं है। हमसे मीडिया भी ये तवक्को रखता है, हमसे कौमी इदारे भी ये तवक्को रखते हैं कि हम इनको वक्त दें। पहले 100 दिन का इन्होंने ख़ुद कहा था, फिर सब लोगों ने कहा कि 100 दिन नहीं, इनको आप वक्त दे दें। अब मैं समझता हूँ कि जब ये बजट पेश करेंगे जून में, तो उस वक्त तक इनके 9 महीने या 9 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो जाएगा। तो फिर कम अज़ कम इतनी शर्म हया होगी कि ये नहीं कहेंगे कि ये साबका हुक्मरानों का कसूर है। हम तो आज भी उन तमाम अहदाफ के ऊपर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जहाँ हम हुकूमत को छोड़ के गए थे। मैं समझता हूँ कि आज किसी भी एक हदफ के ऊपर जहाँ पे हमने मईशत को छोड़ा था, वो एक हदफ पे ऊपर भी ये उसके अंदर बेहतरी नहीं ला सके। चाहे वो जीडीपी है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हर हदफ से ये नीचे गिरे हैं। और इल्ज़ाम लगाते हुए इनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती कि ये माजी की हुकूमत को देखते हैं। और आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स देख लें कि जितने रिज़र्व हम इनको दे के गए थे, आज भी उतने रिज़र्व इनके पास नहीं है। जो रिज़र्व हम छोड़ के गए थे तकरीबन 18 अरब डॉलर के, जिसका एतराफ़ वज़ीर ख़जाना असद उमर ने किया था, आज भी 18 अरब डॉलर के रिज़र्व इनके पास नहीं है। बात सारी ये मलिक साहब, बहुत लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं और मैं भी सोचता हूँ कि हुआ क्या है। मैं अगर आपका 1 मिनट और ले लूँ जी प्लीज़। तो 2013 में जब हम आए थे, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी थी, दहशत गर्दी थी, बिजली नहीं थी, कोई इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, पाकिस्तान में कोई गाहक नहीं आता था। उस बुरे हालात में जब हम लोग आए और हम लोगों ने अपना प्रोग्राम दिया तो अवाम ने हमारा साथ दिया, बिजनेस कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया। दहशत गर्दी 2-2.5 साल के बाद ख़त्म हुई, बिजली कोई 3-3.5 साल के बाद पूरी हुई, लेकिन अवाम का हौसला बुलंद था, वो मायूस नहीं थे, वो काम करना चाह रहे थे और हमारे साथ मिलके उन्होंने मईशत की जीडीपी बढ़ा दी। जब ये आए हैं तो इन्होंने ऐसी मायूसी फैलाई है कि हमारे अपने अवाम, हमारे अपने बिजनेसमैन वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। राना साहब, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? वजह क्या है आखिर, क्यों बिजनेसमैन इतना हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है? हर शख्स अपनी इज्जत बचाना चाह रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे इनके हाथों से किसी की इज्जत महफूज नहीं। सिर्फ ऑपोजिशन को ये बुरा भला नहीं कह रहे, पूरे पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। इनको एक नया मुल्क चाहिए और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी इनसे मुतमिन नहीं है। बिजनेस, आज मैं बाजार में गया हूँ, यकीन करें कि मोटरसाइकिल की दुकानों के ऊपर सन्नाटा था, फर्नीचर मार्केट में सन्नाटा था। ऐसे दुकानदार मुझे मिले कि सुबह से अभी तक 10 रुपए का ग्राहक नहीं आया। क्या हो गया पाकिस्तान को? ये हंसता खेलता पाकिस्तान इन्होंने बंद कर दिया है। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास टाइम। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, इख्तियार बेग साहब। वजह ये है, जी मैं वापस आता हूं राना साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं। इख्तियार बेग साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों, पैसे की कीमत, रुपए की कीमत गिरेगी नहीं गिरेगी, आपने घबराना नहीं है, रुपया मुसलसल डीवैल्यू होता जा रहा है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं ये सुन लें, फिर मैं आप इस पर तबसरा चाहूंगा आपका।
मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इख्तियार बेग साहब, रुपया डिवैल्यू होता रहे, क्या वाकई घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गैर मंतकी बात है। रुपये की डिवैल्यूएशन से जो महंगाई बढ़ी है, जो अफरात ज़र बढ़ा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप डबल डिजिट की तरफ जा रहे हैं। आपका 3-4% इन्फ्लेशन होता था अफरात ज़र। आपने रुपये की कीमत बढ़ाने से जो इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपकी ज़मीन से आसमान पे पहुंच गई है। रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगी हो गई है। आपके कर्ज़े रातों रात जो हैं अरबों रुपयों के जो हैं वो बढ़ गए हैं। बैलेंस शीट में सुबह सो के जब उठे हैं तो 1200-1300 अरब रुपए आपके कर्ज़े जो हैं बढ़ गए हैं रुपये की वजह से। और उसके बाद इसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। आप ये कहते थे कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपने एक साल में 30% डिवैल्यू किया है। आई रिपीट, 30% डिवैल्यू किया है, 30%। और उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट कुछ नहीं बढ़ी है। आप कह रहे हैं 27 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ अगर 25 बिलियन और 26 बिलियन की भी एक्सपोर्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? 30% रुपए की कदर कम करके अरबों जो रुपए हैं वो आपने अपने कर्जे जो हैं वो बढ़ा लिए। बैलेंस शीट में जो अदायगी आपको करनी पड़ेगी, जो अफराद ज़र बढ़ गया, जो पेट्रोल मसनूआत जो आपको महंगी पड़ेंगी, जो अभी आपने प्रोग्राम के प्रेम्बिल में कहा था कि मसनूआत की 600 रुपये 700 रुपये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल आपको महंगा पड़ रहा है। डॉलर पहले आप 100, 105, 110, 112, 124 में ख़रीदते थे। आज आप 141 रुपये के ऊपर पहुंच गए हैं और उसके बावजूद आपको कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। IMF से जो बातचीत हुई है उस प्रोग्राम में तो 150 के डॉलर की बात हो रही है। तो आपने तो 100% रुपये की ऐसी कम तैसी हो गई है। पहली वाली हुकूमत ने भी जो कंटेन किया था डॉलर को आर्टिफिशियली, और रिज़र्व जो हमारे थे उनको यूज़ किया था मार्केट में 20-30 मिलियन डॉलर को फेंक के डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन करते थे। वो कि डिमांड आई तो डॉलर मार्केट में डाल दिया गया, रिजर्व से डाला था, वो रिजर्व्स की डिप्लीट होने शुरू हो गए और जो एक गलत मैकेनिज्म था। आपने एक आना बनाई हुई थी कि 98 और 102 के ऊपर डॉलर गया तो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर देखा कि जब उन्हीं की हुकूमत में मितवा साहब आए तो उन्होंने कहा ये गलत पॉलिसी थी, उन्होंने फ्री फ्लोट करा और 124 में पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें अनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसियों का गलत तसलसल है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपके पास आ रहा हूँ। वो चीज़ ये है, और क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नुमाइंदगी करता हूँ। अभी वज़ीर आज़म साहब से भी मिले थे तो उन्होंने यही कहा कि क्या बात है बिज़नेस क्यों नहीं पिकअप कर रहा है। हमने कहा पहली चीज़ तो यह है कि आपने खौफ हरास फैलाया हुआ है, आपने बेनामी ट्रांजैक्शन का कानून ले आए हैं, आप कहते हैं कि जी हम जायदादों को कन्फिस्टिकेट कर लेंगे, आपने रेड करे हुए हैं, छापे मारे जा रहे हैं, कंप्यूटर उठा के ले जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी के। तो इस तरह से बिजनेस तो नहीं होगा। और बिजनेस कम्युनिटी ने सब ट्रांजैक्शन रोक दिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई चाहे वो रियल एस्टेट की हो, नई सनतकारी नहीं लग रही। कैसे लगेगी नई सनतकारी? 145 का डॉलर जिसकी हेजिंग नहीं हो रही है 150 में भी, और 14 से 15% मार्कअप हो गया है। स्टेट बैंक ने मुसलसल डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट बढ़ा रहा है वो, और वो बढ़ाते 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 10.75 पर आ गया है वो। अब आप ये देखें तो बैंक के लैंडिंग रेट जो है वो 14 से 15% हो गए। 15% मार्कअप पे और 145 के डॉलर पे कोई नई सनत नहीं लग सकती। ठीक है इख्तियार बेग साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जी बेग साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सदाकत अवसी साहब के सामने यही सवाल रखते हैं कि अगर किसी ने इंडस्ट्री लगानी होगी, अगर किसी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी होगी, तो जो बाहर से मटीरियल लाना होगा, जो बाहर से मशीनरी लानी होगी, वो इतनी महंगी कौन लेकर आएगा? फिर वो फिजिबल कैसे होगी? इससे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सदाकत अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब महंगाई हो जाए तो समझें कि हुक्मरान करप्ट हैं। आज पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा कर दिया गया, तो ये जुमला अब भी वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल वैलिड है कि जो महंगाई है इसकी वजह वो करप्ट हुक्मरान ही है।
जो ना सिर्फ करप्शन करते रहे मलिक साहब, बल्कि वो इतने कर्जे चढ़ा गए कि वो कर्जे आज इस मुल्क का बच्चे बच्चे का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। आज उन कर्जों की अदायगी के लिए पूरी कौम को टैक्स देना पड़ रहा है। वो लोग जो करप्शन की वजह से मुल्की इदारे, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो गैस का है, चाहे वो PIA है, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो रेलवे है या कोई और कौमी इदारा है, उसको अरबों के नुकसान में छोड़ के आज कौम को उन नुकसान भरने पड़ रहे हैं। आज कौम को इसहाक डार साहब का वो डॉलर क्राइसिस, जो वो डॉलर को एक जगह पे विद होल्ड करके डॉलर को आर्जी तौर पे, मसनूई तौर पे उन्होंने होल्ड करके रखा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 5 साल गिरती रही। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में फर्क पड़ता रहा। पाकिस्तान का जो तजारती खसारा और करंट अकाउंट का खसारा इतना बढ़ गया कि आखिरी साल में वो 19 अरब डॉलर तक पहुंचा। तो यही वजह है जी उन सदाकत अब्बासी साहब, अगर मसनूई था या हकीकी था, डॉलर की कीमत रुकने से महंगाई तो रुकी थी ना। आज तो महंगाई भी पकड़ी नहीं जा रही। दूसरा ये भी बताइएगा, अगर डॉलर की कीमत आपने बढ़ा दी है तो उसके नतीजे में जो आपने कर्जों की अदायगी करनी तो ऑटोमेटिकली आपने डबल कर लिए। वो तो देखें, डॉलर की कीमत हमने नहीं बढ़ाई। ये इकोनॉमिक्स का असूल है कि जब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इतना गैप होगा कि वो गैप को ब्रिज करने के लिए आपको कर्जे लेना पड़ेंगे, और जब भी आपका डॉलर आपके मुल्क में कम होगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ये जो डॉलर की कीमत बढ़ना, ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि ये मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में होता है। तो वो जो डॉलर क्राइसिस उन्होंने रख, ऐसे ही है जैसे एक कैंसर का मरीज हो और आप उसको तो बाद में राना, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही थोड़ी सी। राना अब्दुल साहब, ये तो सारा मलबा आपके ऊपर गिरा रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने इदारे इतने ख़राब कर दिए, कर्जे चढ़ा दिए, और ये महंगाई सारी उसी वजह से करनी पड़ रही है कि आपकी हुकूमतों की पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं थी। देखें, बिल्कुल गलत बात करते हैं। कर्ज़े आप कैसे उतारते हैं? कर्ज़े आप अपनी आमदन को बढ़ा के उतारते हैं, अपनी कमाई से आप उतारते हैं। इन्होंने कौन सी कमाई बढ़ाई है पाकिस्तान के अंदर? टैक्स कलेक्शन इनकी कम हो गई है, रुपयों में कम हो गई है। हर शोबा जो है, इंडस्ट्री थी वो 6.6% ग्रो की थी, इन्हीं 6 महीनों में, 8 महीनों में ये 1.5% डिक्लाइन में है, यानी 8.1% का इंडस्ट्री में इन्होंने लॉस किया है। अब वो इंडस्ट्री तो हमारा वो पंजाबी में कहते हैं कमाऊ पुत्र था, वो क्यों नहीं कमा रहा? आपकी एग्रीकल्चर क्यों डाउन हो रही है? आपका टैक्स रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है? तो आपने इन चीज़ों से आपने कर्जे अदा करने हैं अपनी इनकम से। आपकी इनकम लेवल क्यों गिर रही है? आप पे हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है किसी का, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में क्यों कम हो गई है? उसका कर्जों के साथ क्या ताल्लुक है? उसको तो आप ईमानदार लोग हैं, आपके आने के बाद तो फॉरेन डायरेक्ट वहाँ पे ढेर लग जाने थे। आखिर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जी बड़ी ईमानदार हुकूमत आई है, अब यहाँ पे कोई हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। सबसे बड़ी ईमानदारी का तकाजा ये था कि ये 8 महीनों में हमारा कोई फ्रॉड बता देते कि फलाने इदारे के अंदर ये चोरी हुई है, एक वावेला किया हुआ है कि जी करप्ट है। उस झूठे बयानिए का इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान करप्ट है तो ये लोग उसके आज हुक्मरान हैं। उस बयानिए की वजह से पाकिस्तान की टांग तोड़ दी है इन लोगों ने। बाहर के मुल्कों में जाके कहा कि पाकिस्तान करप्ट है। करप्ट तो हुकूमत को कहा, हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी की होती है, हुकूमत के अंदर तो सेक्रेटरीज काम करते हैं। राना साहब, IMF के साथ जो बातचीत हो रही है, इमरान खान साहब कहा करते थे कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, अवाम को एतमाद में लेंगे। आपको कुछ पता है कि IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसमें क्या बातचीत हो रही है? देखिए, बात यह है कि IMF जो है उनके एक सेट प्रिंसिपल्स हैं। उन्होंने जब आपकी मईशत का, आपका डॉलर का रेट और था, आपकी बैंकों की रेटिंग्स और थी, आपको इंटरनेशनल बैंक सस्ता कर्जा देने के लिए तैयार थे, उस वक़्त IMF का पैकेज आपके लिए एक मुख्तलिफ आना था। आज एक मायूसी की फ़ज़ा है। आज आपका अपना सबसे बड़ी बात तो IMF कहेगा आपका बिजनेसमैन क्यों नहीं पैसे लगा रहा? उसका जवाब क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने क्या किया? यहाँ लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसकी परमिशन लेने के लिए, उसकी ज़मीन कमर्शलाइज कराने के लिए दर बदर फिर रहे हैं, और उनको उनके छोटे छोटे काम नहीं होते।
जो लगाना चाहता है वो भी, उसको भी नहीं मौका मिल रहा। अव्वल तो लोग लगाना नहीं चाह रहे क्योंकि पता ही नहीं है कि आज कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगा 140 रुपए के ऊपर, कल को उसका डॉलर यहाँ 160 का हो जाएगा, उसको तो 20 रुपए उड़ गए उसके। तो इन्होंने ऐसा फजा पैदा किया है, कोई पॉलिसी नहीं दी। ठीक है इफ्तिखार बेग साहब, अगर हम समझें कि FBR की रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी कि FBR रिफॉर्म्स की जाएंगी, इमरान खान साहब तो अक्सर कहा करते थे कि उसे सियासी दबाव से आज़ाद किया जाएगा FBR को, आप समझते हैं इस तरफ कोई पेशरफ्त हो सकी है? देखिए FBR तो उसका मेन विचारों का जो टारगेट होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन होता है और वो हर साल 14 से लेके 20% तक में ग्रोथ उनको दे दी जाती है, इर्रिस्पेक्टिव के माशी हालत क्या है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी इंपोर्ट जो है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह से कटेल हुई है, कमी हुई है, तो अब कस्टम ड्यूटी वो नहीं मिल पाएगी। तो वो तो अपने वो तमाम मेजर्स करते हैं जिनसे उनको मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। और अगर आप देखें तो ये बिजनेस कम्युनिटी को, जिसको ये कहते हैं कि वो पैसे नहीं देते 2004 में और 5 में $600 बिलियन के रेवेन्यू का कलेक्शन था। गुज़िश्ता साल जो साल ख़त्म हुआ है उसमें 3,800 बिलियन रुपीस जो हैं वो रेवेन्यू लिया है और इस बार 4,400 बिलियन रुपीस का टारगेट है। तो यही बिजनेस कम्युनिटी ने दिया है। टैक्स टू GDP रेशो नहीं बढ़ा, बट एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर टैक्सेस बढ़ाते गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक रेग्रेसिव स्कीम है उससे टैक्स वसूल करा। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि टैक्स बिल्कुल कलेक्ट करें क्योंकि हुकूमत चलती इसी से है, लेकिन आप रेवेन्यू जनरेटिव पॉलिसीज बनाएं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है बेग साहब, अगर IMF की शर्त के तहत सेल टैक्स में इजाफा होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखें अब जो है इस वक्त क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बेहतर नहीं है, लिहाजा रेवेन्यू का कलेक्शन भी उनका कम हो रहा है। इस वक्त मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ जो चेयरमैन FBR हैं, जहांजेब खान साहब फेडरेशन में आए थे, उसके बावजूद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे कि जो रेट वगैरह हो रहे थे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि रेट्स वगैरह नहीं होंगे बल्कि शो कॉज दिया जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू टारगेट अभी 250 अरब रुपए का काम है और जून तक वो मज़ीद ऑफकोर्स बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त जो चीज़ हमें हिट कर रही है वो बेयकीनी की फ़िज़ा है, अनसर्टेनिटी है। बेनामी लॉ आ रहा है तो कहते हैं कि जी आप जायदादें जब्त होंगी। उसके बाद नई इन्वेस्टी स्कीम के लिए वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है, हमने उनसे कहा है कि आप 70 साल से बेनामी लॉ से चल रहे थे, चलें आपको हम सलाम पेश करते हैं, आपने उस पर हाथ डालने की कोशिश की है कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन 70 साल का जो एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, जो ब्लैक मनी बनी हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए तो आप एमनेस्टी स्कीम दें। और उन्होंने हमसे कहा है और फेडरेशन इसके ऊपर मशावरत करके इंशाल्लाह जल्दी प्रपोजल देगी। लेकिन ये सब चीज़ें फिर वहीं लेके जाती हैं बार बार कि अनसर्टेनिटी है, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस नहीं है और जिसकी वजह से वो वेट एंड सी में चला गया है। और वेट एंड सी 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी, साल का भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन की वजह से वो बड़ी जो ना सिचुएशन जो है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी। बेग साहब मुझे एक और ब्रेक लेनी है, इस ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि ये गैर यकीनी की कैफियत कितना अरसा चलेगी। अगर ये मुसलसल चलती रहती है तो फिर इकानमी की सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सदाकत अब्बासी साहब, जो वसूली का हदफ था टैक्सों की वसूली का, उसमें 309 अरब रुपए की कमी होगी। टैक्स आप वसूल नहीं कर सके, बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान आ नहीं रही, ना पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाए थे कि वो पाकिस्तान आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहे, पाकिस्तान के सरमायाकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो ये भी साबिक हुक्मरानों की नाकामी है। मलिक साहब, ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून वाले जितने भी नुमाइंदे हैं ये बातों को जानबूझ के गुडमुड करते हैं। असल दो मसाइल होते हैं, एक अंदरूनी कर्जे होते हैं और एक बैरूनी कर्जे होते हैं। पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है वो बैरूनी कर्जे हैं। बैरूनी कर्जों का टैक्स कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये जानबूझ के ऐसी कन्फ्यूजन की बात करते हैं। बैरूनी कर्जों का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है,
एक आपकी एक्सपोर्ट और एक आपकी तो इंपोर्ट। बढ़ गई है ना। ये मियां साहब और इनके नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत बड़े चैंपियन कहते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद नवाज शरीफ हुकूमत है जिसके दौर में एक्सपोर्ट 25 अरब से गिर के तो 5 साल गिरा रहा, मनफी में रहा, जिसकी वजह क्या थी कि इसहाक डार साहब ने डॉलर को पता नहीं किस मकसद के लिए, पता नहीं उनका क्या जाती मफाद था, जिसकी वजह दहशतगर्दी और बिजली उसकी वजह से पाकिस्तान फंसता। जरा अगर मैं मौलाना साहब बात कर लूं, आपने पूरी बात की है। राना तो साहब हैं जी। पाकिस्तान का 60 सालों में 60 अरब डॉलर का कर्जा था। आखिरी साल में मलिक साहब ये नवाज शरीफ हुकूमत 19 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गई है। इसका मतलब है 19 अरब डॉलर का कर्जा ये शाहिद खान हुकूमत इस मुल्क पे 1 साल में लाद के गई है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद जब भी इतना खसारा होगा तो डॉलर बढ़ेगा, जब डॉलर बढ़ेगा तो उससे महंगाई आएगी। इस हुकूमत ने आते ही करेंसी को कुछ 15% मिफ्ता ने डीवैल्यू किया, 15% हमने डीवैल्यू की। उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया जो नवाज शरीफ के 5 साल में नहीं बढ़ा था। इंपोर्ट कम होना शुरू हो गया जो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ा था। ये मसला है। ये टैक्सों की बात कर रहे हैं, 2.5 अरब का टारगेट कम है। इन्हें कहें मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले साल भी 250 अरब डॉलर का जो टारगेट है उससे कम टैक्स कलेक्ट हुआ था। ये मलिक साहब ये टैक्स का टारगेट जान के बड़ा रखा जाता है ताकि मुल्क के सदाकत अब्बासी साहब ये झूठ बोल रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब, सरमायाकारी नहीं कर रहा, बिजनेसमैन डरा हुआ बैठा है, एक खौफ की फजा है, एक बहरान की कैफियत है, इससे निकालना तो आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये भी बिल्कुल मलिक साहब एक गलत एक फिनोमिना है, ये एक मिथ इन्होंने क्रिएट की हुई है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ साहब के दौर में नीचे गई है और जब से ये हुकूमत आई है बड़े बड़े प्लेजेस, बड़े बड़े MOUs, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख बदलने वाले कॉन्ट्रैक्ट बाहर से आ रहे हैं। ये खाली आपके मिडिल ईस्ट से, चाइना से, मलेशिया से, सब जगह से इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये जो बात कर रहे हैं वो एक बात ज़रूर सही है कि पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दौर में इनके सारे मामलात ऊपर से डील होते थे, हर जगह पे करप्शन थी, इन्होंने लैंड माफिया को इन्होंने ज़मीनें मुफ्त बांटी हुई थी जो हमारे दौर में 450 अरब रुपया दे के कोई पकड़ी है आपने? अब हमें यही खबर मिल रही है कि नवाज शरीफ साहब भी 25 अरब डॉलर दे के मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हैं। जरदारी साहब को भी हम ऑफर कर रहे हैं कि पैसे दें, जो लूटा हुआ माल है इस मुल्क का वापस करें ताकि इस मुल्क की इकॉनमी चले। ये उल्टा जो वजह है बीमारी की, आज आके यहाँ के ये डॉक्टर बने हुए हैं। क्यों जी राणा साहब आप हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारा कुछ इस मुल्क की बीमारी की वजह है आज ये डॉक्टर बने हुए हैं। मैं इनके माइंड सेट पे हंस रहा हूँ। नसरुल्लाह साहब आज की दुनिया के अंदर ये 25 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, 2 अरब डॉलर कोई नहीं छुपा सकता। दुनिया के अंदर OECD का कानून है, प्रॉपर्टियों की लिस्टें बनी हुई हैं, बैंकों के अकाउंट सबके खुले हैं। मैं 2 अरब डॉलर क्या 500 मिलियन डॉलर, ये 25 अरब डॉलर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको यही नहीं पता कि 25 अरब डॉलर ये जो रक्षे वाले और ये जो 25 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास कम थे और ये पाकिस्तान चलाने के लिए आ गए हैं। ये ऐसे नालायक लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि 25 अरब डॉलर होते कितने हैं और ये पाकिस्तान के हुक्मरान बन गए हैं। ये सिलेक्टेड होके आए हैं और आप देखेंगे ये राणा साहब ये ज्यादती वाली बात है। कफारा अदा करना पड़ेगा। करेंसी में बताऊं आपको, मुझे बताएं 25 अरब की किस करेंसी में आपको मैं कीमत बताऊं, जरा बोलें, बता दूं आपको। 25 अरब को मल्टीप्लाई करें 135 से तो फिगर आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, आपने सुना गलत है। 140 है, आपको ये भी नहीं पता। 142 है, मैं कहता हूँ आपको ये भी नहीं पता कि आज 140 का हो गया। 140 को जरा सुन लें 25 अरब को ना 140 से मल्टीप्लाई करें ना, ये कोई 700 अरब रुपया बन जाए। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब, आप बड़े यहाँ पे सदाकत अब्बासी साहब राणा साहब के एक सवाल का जवाब वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान का टैक्स है 1 साल का। हेलो जी अपना सदाकत अब्बासी साहब, राणा साहब, सदाकत साहब, मियां साहब बार्गेन कर रहे हैं। सदाकत साहब एक सवाल का जवाब दे दें जो राणा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई एक महकमा बता दें जहां से आपने उनकी करप्शन पकड़ ली है।
सबसे बड़ी जो करप्शन पकड़ी है वो तो नवाज शरीफ साहब की खुद पकड़ी गई है। उनके जितने असासे हैं उनके वो कोई जायज आमदनी नहीं बता सके। नसरुल्लाह मलिक साहब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, इस आईने पाकिस्तान के मुताबिक, जो आदमी सरकारी मुलाजिम हो, कोई MNA हो, कोई MP हो, वजीर आजम रहा हो, अगर उसकी कोई असासे पकड़े जाएं जिसके उसके पास अगर जराए ना हो, मनी ट्रेल ना हो, तो वो चोरी होती है। नवाज शरीफ साहब पे साबित हो गया है। और क्या चाहिए? इख्तियार बेग साहब आपकी तरफ आता हूं, ये तो कुछ साबित नहीं हुआ। इख्तियार बेग साहब ये तो कहते हैं सदाकत अब्बासी साहब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी आ रही है। आप बिजनेसमैन है, फेडरेशन में आप बैठते हैं, क्या वाकई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ ज़रा अब्बासी साहब को, मेरे दोस्त हैं, एहतराम करता हूँ, मैं ये बतला दूँ कि करप्शन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। लेकिन ये PTI की हुकूमत ने करप्शन को इतना ज़्यादा फैला लिया है कि ब्यूरोक्रेट भी हाथ उठा के बैठे हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी वेट एंड सी में चली गई है, रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन सब रुक गई हैं, नई सनतकारी का कुछ सोच नहीं सकता। उसके ऊपर फिर वो डॉलर 142 पे और 14% से 15% मार्कअप हो गया है डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक के बढ़ने की वजह से। तो इसमें नई सनतें लगा के वापस नहीं किया जा सकता। हमें नई जॉब क्रिएशन चाहिए, हमें नए लोगों को मुलाजमतें देनी है, उसी से बेहतरी आएगी मेरे ज़िंदगी में भी और पॉवर्टी का ख़त्म होगा। उसके लिए आप करप्शन सही है लेकिन उसको हवा ना बनाएं। अगर हवा बना के उसको सब कुछ ही वही है तो फिर ये मुल्क में नई सनतकारी, बिजनेस कम्युनिटी का जेब में हाथ नहीं जाएगा। और जब लोकल इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी नहीं आएंगे। आप बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए, आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि जी वो लॉ, अरे भाई आप लॉ बनाने के साथ साथ उसकी अपील कोर्ट हैं, अपलेंट हैं, वो सब बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि मिसयूज़ नहीं होगा। अभी तो एक मैसेज ही आ रहा है कि आपने जो ऐसी ट्रांजैक्शन से मुख्तलिफ नामों के अकाउंट से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो जब्त की जा सकती है। अब ये सब चीज़ें एतमाद को, कॉन्फिडेंस को जो है वो शटर करती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि करप्शन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट फॉर गुड गवर्नेंस, बट सब कुछ वो नहीं है। खुदा बाकी चीज़ों पे भी फोकस करके, कंफर्ट दे के, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम करके आप एक्सपोर्ट को बढ़ा के नई सनतकारी को फ़रोग दें, वो अशद ज़रूरी है। ठीक है राना साहब, आप इसमें कमेंट कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई बार्गेन करना चाहते हैं, $25 अरब की ऑफर कर रहे हैं। इनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है $10 अरब का। इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने ऑफर किया। उस मुकदमे में ये भगौड़े हैं, अदालत में पेश नहीं होते, ये झूठे लोग हैं, कोई इंसान, ऐसी कोई बात नहीं है। सदाकत अब्बासी साहब, ये राना साहब कह रहे हैं कि $10 अरब वाला केस है, जाना वाकई इमरान खान साहब तो वहाँ पेश होते नहीं है। गालबन सदाकत अब्बासी साहब से रब्ता मुनक़ते हुआ है। सदाकत अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। राना साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इख्तियार बेग साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।